हेलो एवरीवन। तो हमने जो लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd यूनिट स्टार्ट करी थी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है और वोल्टेक सेल है, इनको डिस्कस किया था। वैसे तो एक ही हैं लेकिन जनरल हमने इनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जनरल नॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस करी थी, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल जो था हम उसको ही कॉन्टिन्यूसली करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था सेल पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सेल पोटेंशियल था क्या था। अब आप जब भी याद करते हो ना तो ये देखा करो, जब भी मैं ये बोलती हूँ कि ये चीज़ क्या थी तो आप माइंड में लेके आया करो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है या आपने पढ़ा है कि हाँ ये सेल पोटेंशियल था, ठीक है, हमें आता है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें ये चीज़ आती है। ठीक है, तो क्या था सेल पोटेंशियल? दो हाफ सेल्स जो हमने डिस्कस करे थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। तो दोनों जो हाफ सेल्स थे उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कैथोड का भी होगा और वो एनोड का भी होगा। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या टोटल सेल पोटेंशियल, वो होगा हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला तो दे दिया कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल है, उनका डिफरेंस। तो अब आप सोचोगे कि हम ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे, ये तो अभी तक हमें सिखाया ही नहीं है। तो वही बात है ना, हम कैथोड और एनोड पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ईएमएफ है या जो सेल पोटेंशियल है वो कितना आएगा। तो इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक टर्म आई थी शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसने इनको डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले थे वो दिए थे। तो हम इसको शुरू करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। क्या हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको स्टैंडर्ड माना है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का कंपैरिजन हम दूसरी मेटल्स के साथ करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि दूसरी मेटल्स को हम हाइड्रोजन से कंपेयर करके ये बताएंगे कि वो लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था इसको हमने माना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने इसको क्या माना है, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो हमने दूसरी कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब शी के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ई नॉट जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो या हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, वो दोनों की वैल्यू हम ज़ीरो अजम्पशन करते हैं। ठीक है, ये एक अजम्पशन है, हमें नहीं पता क्यों है बट अजम्पशंस हैं तो हमें याद करना पड़ता है कि जो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं या हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका सेटअप देखते हैं। ये तो हमारी कंडीशन आ गई। दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन है H2, वो किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रोड में होता है। उसके बाद जो हमारा H पॉजिटिव है ना वो दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना लेता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन होता ही क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाली जो प्रोसेस है वो किसकी है, रिडक्शन की। रिडक्शन होता ही क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हमने पढ़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा हमने कि जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा है, अगर हम इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को किसी भी सेल के अंदर डाल देंगे तो वो जो दूसरा सेल हम ले रहे हैं या दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरह एक्ट करेगा, एज अ कैथोड या एज अ एनोड, ठीक है। और कैथोड एंड एनोड किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। तो हाइड्रोजन की तो प्रॉपर्टीज़ दोनों हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। दूसरा जो हम मेटल लेंगे उसके हिसाब से हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कैसे करता है। एक बार इसका सेटअप देख लेते हैं कि किस टाइप का हमारा सेटअप होता है। जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, देखो वो होती किस टाइप की है। हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, ठीक है। एक यहाँ पे हमने ट्यूब ली है, क्या लिए, ट्यूब, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर मैंने एक वायर डाली है, रुको अभी, इसके ऊपर यहाँ से एक स्पेस है। इस वायर जो है, ये वायर जो है वो किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम की, प्लेटिनम मेटल की। और जो हाइड्रोजन है मैं यहाँ से एंटर करवाऊँगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो इधर से। और जो इस सॉल्यूशन के अंदर मैं ले रही हूँ ना, इस बीकर के अंदर, वो कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो वो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन हमने लिया, प्लैटिनम की वायर ली और H2 हमने यहाँ से पास आउट करवाया। अब आप सोचोगे कि मैम हमने सिर्फ प्लैटिनम वायर ही क्यों यूज़ की, कोई और मेटल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, इनको यूज़ क्यों नहीं किया। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, प्लैटिनम जो होता है ना वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत आसानी से, ठीक है, इसलिए हमने इसको इसमें यूज़ किया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ आएगा इस ट्यूब में, क्या होगा, जो प्लैटिनम वायर हमने ली है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जितनी भी हाइड्रोजन है। अब जितनी वायर होगी, ये तो है नहीं सारी हाइड्रोजन को वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ही हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। बाकी जो हाइड्रोजन है वो इस ट्यूब से इस सॉल्यूशन में आएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन इस प्लैटिनम के अंदर आ रही थी, एब्जॉर्ब होके वो H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रही थी। उसके बाद जो दोबारा से यहाँ सॉल्यूशन में आ रही है वो दोबारा से बाहर आ गई, वो वहाँ इस सॉल्यूशन में आ करके दोबारा से H2 बन रही है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, ठीक है। ये तो था इसका सेटअप। और जो ये हाइड्रोजन हम डाल रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम इसको हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सेटअप के अंदर देखते हैं, जो हमारा डैनियल सेल था उसके अंदर किस तरह वर्क कर रहा है। अभी हमने देखा कि जो हम ले रहे हैं ना कि हाइड्रोजन, वो किस तरह एक्ट करता है, एज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो देखो हम कैसे करते हैं, देखो हम पहले ले लेते हैं ये ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले ली वो रॉड, सॉरी ट्यूब, यहाँ पे मैंने ले ली प्लैटिनम वायर, ये हमारा HCl सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया जिंक सल्फेट, यहाँ मैंने ली जिंक की रॉड, ठीक है। ये रॉड जो है वो कौन सी है, जिंक रॉड। अब हमने क्या लगाया, वो सेटअप हमने किया था, सिर्फ क्या, यह सॉल्ट्रीज हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमारा जिंक सल्फेट हमारी क्या शो करती है, ऑक्सीडेशन। हमने किया था जो जिंक है वो किस में टूटता है, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगा। जो H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिडक्शन हो रहा है। अगर हम कॉपर सल्फेट लेते तो कॉपर सल्फेट तो यहाँ आता है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट किसकी तरह एक्ट करता है,
एज अ कैथोड। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है ये तो हमारा हो गया कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं जो हमारा ई नोट सेल होता है वो किसके इक्वल होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, यही होता है। अब कैथोड क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको लिखो, जो सेल है मैंने सिखाया था पिछली लेक्चर में कि जो सेल है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, H पॉजिटिव से H2 बन रहे हैं, माइनस ई नोट जिंक और जिंक का आयन, सॉरी जिंक 2+। ठीक है, अब हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो हमने पढ़ा था 0 होगा, तो बचा क्या, माइनस ई नोट ऑफ जिंक टू जिंक 2+। तो इसकी वैल्यू हम जब निकालते हैं वो आती है -0.6 वोल्ट। ठीक है, अब हमारी आ गई नेगेटिव वैल्यू, इतना ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या शो कर रही है कि जो हमारी जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझो, आगे बताऊँगी कैसे है। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है उसका सिर्फ एक काम है, इसकी रिएक्टिविटी शो कर रहा है कि जो जिंक है ना वो हमारा कॉपर से, सॉरी जो हमारा हाइड्रोजन है उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम करते हैं कॉपर सल्फेट की बात। अब हमने जो सेटअप लगाया है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट हमने सिर्फ मेटल को चेंज करना है। यहाँ पे जो हमारी मेटल है ना, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे ये कॉपर की रोड है और ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये हमारा HCl सॉल्यूशन है, ये हमने हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड ली थी और ये प्लेटिनम की वायर है। ठीक है, यहाँ से H2 अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिडक्शन शो करता है, और जो HCl होगा, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर सकता है, तो दूसरे के डिपेंड करता है ना कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस। अब ये रिडक्शन शो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्योंकि इसके पास तो दोनों प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरा करेगा उसके हिसाब से उसको अपनी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम निकालते हैं ना ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है यहाँ पे, कॉपर, तो Cu2Cu2+ माइनस ई नोट ऑफ H पॉजिटिव टू H2। ठीक है, एनोड है। अब इसकी तो वैल्यू 0 होती है, बचेगा क्या, Cu2Cu2+, तो इसकी वैल्यू जो हमारी आती है वो आ रही है 0.34 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो क्या मतलब हुआ कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे कह रहे हैं हम। उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है छोटी सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, हम उसके अंदर स्टैंडर्ड मानते हैं हाइड्रोजन को, बिकॉज क्यों मानते हैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0। इसके अकॉर्डिंग हम डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर जो वैल्यूज़ आती है ना वो आती है हमारी नेगेटिव वैल्यूज़, और जो इसके नीचे आती हैं वो आती है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये तो इतना हो गया। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वो जो मेटल्स हैं, आयंस हैं, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। डेफिनेशन पूछेंगे अगर एग्जाम में, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट of standard hydrogen electrodes of metal ion, and if there are negative value of, then they are less reactive, if there are positive value then they are more reactive। ठीक है, इतना था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन।
डेरिवेशन है ये इजी सा, बट ध्यान से कर लेना। नर्नेस्ट इक्वेशन, देखो नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने बनाई थी ये इक्वेशन। उसने क्या कहा था कि जैसे ही अगर हम कोई भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो 1 मोलर ले रहे हैं, ठीक है, हमने क्या लिया था 1 मोलर कोई भी कंसंट्रेशन ली थी, और जो हमने टेम्परेचर लिया था वो 298 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया था। ये जो होती है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है और 298 केल्विन टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो उसने बोला ज़रूरी थोड़ी है कि हर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो या हर सॉल्यूशन का टेम्परेचर 298 केल्विन हो। टेम्परेचर तो अप डाउन भी कर सकता है और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसने बोला था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन आ जाए जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो या टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर ना हो, तो हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो नर्नेस्ट ने अपनी इक्वेशन दी थी ईएमएफ की, तो उसकी इक्वेशन थी ई ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन ऑफ एम डिवाइडेड बाय एम एन प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ई सेल हमें सेल की ईएमएफ निकालनी है, ई नॉट सेल हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ दी होगी। आर का मतलब होता है जो आर की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट है, ये याद रखनी पड़ती है। टी जो होता है वो टेम्परेचर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। एन जो है क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। एफ का क्या मतलब है यहाँ, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। एम क्या है, यहाँ कोई भी मेटल है और एम एन प्लस उस मेटल का आयन है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्योर स्टेट की, फॉर प्योर स्टेट, तो जो मेटल की कंसंट्रेशन है वो हम मानते हैं यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 मोलर। अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो बोला था कि 1 मोलर क्यों नहीं लेना, अरे वो आयन की बात कर रहे हैं हम, जिंक सल्फेट अगर हम कॉपर सल्फेट ले आए तो इसके अंदर यूनिटी प्योर सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो चलो इसको हम डैनियल सेल पे अप्लाई करते हैं, इतना हो गया। अब डैनियल सेल में क्या था, जो हम डैनियल सेल यूज़ कर रहे थे वो था जिंक प्लस Cu2 प्लस, क्या बना रहा था, जिंक 2 प्लस और प्लस में Cu, यही बन रहा था। जिंक से जिंक 2 प्लस यानी जिंक क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर है वो रिडक्शन शो कर रहा था। तो ई ऑफ कैथोड, या हम बोल सकते हैं कैथोड क्या था, कॉपर, तो ई Cu से Cu2 प्लस इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ Cu टू Cu2 प्लस, क्योंकि हमें निकालना है क्या, ई नॉट, कैथोड माइनस ए नॉट, कैथोड कॉपर था तो यहाँ पुट कर रहे थे माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन ऑफ 1, क्योंकि कॉपर क्या है प्योर, और Cu2 प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड की, तो वो था जिंक, Zn से Zn2 प्लस, ई नॉट ऑफ जिंक और जिंक का आयन माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन ऑफ 1 ओवर जिंक 2 प्लस, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको ऊपर से रब कर देते हैं। जो हमारा ई नोट सेल होता है वो किसके इक्वल होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, कर दो पुट, कैथोड ये था, इसको पुट कर दो, ई नॉट Cu2 प्लस माइनस आर टी ओवर एन एफ, ये माइनस, ये एक टर्म है
इसको लिख देते हैं जिंक वाले। अब देखो आगे, इसको नीचे वाला ख़त्म कर देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, इस जिंक को और इस कॉपर को इकट्ठा लिख लूँ, E0Cu2Cu2 प्लस माइनस E0 ऑफ जिंक टू जिंक 2 प्लस, यहाँ क्या है माइनस RT ओवर NF, इसमें भी है तो बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया ln ऑफ 1 ओवर Cu2 प्लस माइनस ln ऑफ 1 ओवर जिंक 2 प्लस। ठीक है, इनको ब्रैकेट में कर लेना, जो स्क्वायर ब्रैकेट जो होती हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B किसके इक्वल होता है, ln ऑफ A ओवर B। A क्या है यहाँ, ये B क्या है ये। तो इसका फॉर्मूला पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो देखो क्या आती है, ये हम निकाल क्या रहे हैं, E ऑफ सेल, ये क्या होता है कैथोड माइनस एनोड, E0 ऑफ सेल माइनस RT ओवर NF लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। तो ये आती है हमारी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर हमारे पास जिंक ना हो, कॉपर ना हो, कोई और मेटल दी हो तो हम क्या करेंगे। देखो जिंक 2 प्लस किस में बन रहा था, प्रोडक्ट में, और कॉपर 2 प्लस कहाँ था, रिएक्टेंट में। तो इससे हम जनरल इक्वेशन बना सकते हैं ना। अगर हमारे पास सपोज करो ये इक्वेशन है, तो इससे ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो E सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस RT ओवर NF ln ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट क्या है ये, तो C और D डिवाइडेड बाय A और B, ये तो हो गया C, ये हो गया D, B और ये A। ठीक है, तो ये आ गई दो इक्वेशंस हमें याद रखनी है, एक ये अगर जिंक और कॉपर है, और जनरल तो हमारी ये। ठीक है, तो ये थी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि हम नर्नेस्ट इक्वेशन को कहाँ कहाँ और किसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। ये जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ वो 12 टॉपिक से स्टार्ट है। ठीक है, 12 से लेकर आई थिंक 20 तक हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ़, एंड जो अगर आपको समझ आता है या नहीं भी आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो मुझे, ताकि पता लगे कि किस बच्चे को समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग।